नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीपी न्यूज़ 24 पर। आज हम मौजूद हैं एक बार फिर हरियाणा चुनाव के मसले को लेके। जैसे कि आपको पता होगा, हरियाणा चुनाव महज जो है कुछ दिन बचे हुए। 5 अक्टूबर को वहाँ पे वोटिंग होना है और 8 अक्टूबर को वहाँ मतगणना से वहाँ रिजल्ट आने हैं। आज इसी सब मुद्दे को लेकर हम यहाँ पे मौजूद हैं। आज जानते हैं कितना फैक्टर है, क्या है हरियाणा में माहौल, कितना काम कर रहा है इस बार, जो है किस किस का फैक्टर काम कर रहा है। आज हमारे साथ इसी पर चर्चा पे हमारे साथ हैं रविंदर जी और राघव अली जी। चलिए हम आप बात अपनी जो है परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम जो है रविंदर जी से जो है हमें क्वेश्चन लेते हैं। रविंदर जी, क्या लगता है, क्या है माहौल, किसकी दिख रही है इस बार सरकार हरियाणा में? ब्रिजेश जी, टीडीपी न्यूज़ 24 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। हरियाणा का चुनाव पुनः इस मुद्दे को लेके चुनाव बीजेपी चाह रही है लड़ना वहाँ कि जो लड़कियों के साथ हुआ वहाँ पे अत्याचार, किसान आंदोलन का जो है, अन्य फैक्टरों को डाउन करके चुनाव लड़ना चाह रही है। बट हरियाणा का चुनाव एक माहौल का चुनाव हो गया है। वहाँ पे कांग्रेस का वर्चस्व है। कांग्रेस ने ज़मीनी स्तर पर वहाँ पे लड़ाई लड़ी। किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार लड़ाई में कांग्रेस लगातार 10 साल से वहाँ इस संघर्ष को लगातार किसानों के साथ रहा है। महिलाओं के साथ जो लगातार आंदोलन हुए हैं, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न किया बीजेपी सरकार के कुछ सांसदों ने, जिनका नाम मैं लेना उचित भी नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि हर व्यक्ति जान रहा है, तो इन मुद्दों पे लगातार कांग्रेस ने किसानों के साथ, हरियाणा की महिलाओं के साथ, हरियाणा के बेरोजगार लोगों के साथ लगातार मुद्दों पे मैदान में रही है। और इसलिए हरियाणा के चुनाव में अब कुछ नहीं रह गया है। हरियाणा का चुनाव आम आदमी पार्टी को क्या आप कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कितनी लड़ाई लड़ी, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। उनका एक अलग पार्टी है, वो अपना संगठन है और उस संगठन के तहत वो अपना विस्तार कर रहे हैं, जो भी विस्तार कर पा रहे हैं, और वो हमारे इंडिया अलायंस के भागीदार हैं। बट जब हमने लोकसभा चुनाव खत्म हुआ तो उन्होंने दिल्ली के लिए अलाउंस ये कर दिया कि हम किसी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। वही चीज़ें हर जगह लागू हो रहा है। फिर भी वो हमारा जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, उस पर विचार भी कर रहा था। बट एक संगठन का औरा होता है और उस संगठन के औरे के हिसाब से ही कार्य किया जाता है। तो हमारे संगठन और हमारे जो पदाधिकारी हैं, निचले से ऊपर शीर्ष नेतृत्व हरियाणा संगठन का, उनका ये विचार रहा है कि हम लगातार किसानों के मुद्दे पे, महिलाओं के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दों पे, महंगाई के मुद्दों पे लगातार मैदान में रहा हूँ। तो हम उस लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन के आधार पे हम ज़मीनी स्तर पर जाएंगे और लोग हमें पसंद भी कर रहे हैं। और हम ये पूर्ण विश्वास के साथ कि हम लगातार चुनाव के बीच में हैं। अभी हम पानीपत में कल थे, इससे पहले हम जिंद में, फरीदाबाद में, बहुत सारे ऐसे ज़िलों में मैं ठहरा और विधानसभाओं में भी गया। तो पूर्णतः वहाँ एक माहौल है। लगभग मान के चलिएगा आपकी 90 सीटों में हम लोग 60-70 सीटों के मतलब आप बीच कहना में। है इस बार बीजेपी को आप कांग्रेस वहां पे हरियाणा में तगड़ी शिकस्त देते हुए दिख रही है? नहीं ब्रिजेश जी, शिकस्त देने की बात ही नहीं है। लोकसभा में मैंने शिकस्त दिया, वही चीजें अब लगातार रिपीट हो रहा है क्योंकि लगातार बीजेपी सरकार ने जो अत्याचार किया है लोगों पे, बेरोजगारी का एक स्तर बढ़ गया है ना। आप बेरोजगारी का स्तर नेताजी, आप कह रहे हैं कि मैंने लोकसभा में जो शिकस्त दी, शिकस्त कहाँ दी? क्यों नहीं, सरकार तो बीजेपी की है। नहीं, शिकस्त अब बीजेपी की सरकार कहाँ 100 सीट आपकी आई। आप बात 100 सीट की नहीं है ब्रिजेश जी। लगातार जिस हरियाणा में इनकी इतनी सीटें थी, वहां भी मैंने इनको मात दिया। अच्छा। मेरे ही मजबूर, मैं कांग्रेस लगातार अनुपात में बात कर रहे हैं जी। और उस आज मेरा विपक्ष में देखिए एलओपी का रोल राहुल गांधी जी किस स्तर पे दे रहे हैं, वो लगातार इस प्रभाव का हम आपको असर बता रहे हैं। मैं इस बात का है कि ये निर्वाचन आयोग को 4 राज्यों में चुनाव होना था। यही एक रीजन रहा कि निर्वाचन आयोग 2 राज्यों में आ गया, हरियाणा में आ गया, जम्मू कश्मीर में आ गया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर हम पटक रहे हैं, बाद में महाराष्ट्र और झारखंड इनको चित कर देंगे इस बार 100%, क्योंकि जनता एकदम त्राह त्राह कर रही है। भाई अब चित करेंगे ही। आपके साथ विनेश फोगाट भी आ गई है। विनेश फोगाट पहलवानों का साथ है आपके साथ। कांग्रेस सरकार जब से रही है हमेशा महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया है, और ये सरकार जब से रही है हमेशा महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया है। अच्छा नेताजी, आप जब कह रहे हैं इस बार चित कर देंगे, पहलवानों का साथ है आपके साथ, और एक तरफ जो है बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं सब पूरा प्रयोजित था, क्या कहना चाहते हैं? कोई प्रयोजित नहीं था ब्रिजेश जी। अब वही है कि अब क्या कहें मैं उनको। बृजभूषण जी जिस कुश्ती संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन पे ये विचार करना चाहिए कि हमारी बहन बेटियां किस स्तर पे देश को प्रतिनिधित्व दे रही हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे। और विनेश फोगाट, इन्हीं महिला, बीजेपी सरकार को ये नेतृत्व को देना चाहिए कि एक सांसद के कहने पे, उसके बयान के अनुसार आपने समस्त भारत की जो युवा पीढ़ी महिलाओं में बढ़ रही है, उनको आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए इसी क्वेश्चन पे हम राकेश जी को लेते हैं। राकेश जी, क्या सोचते हैं इस बार क्या माहौल है, किसकी दिख रही सरकार बनती हुई हरियाणा में? पहले तो मैं टीडीपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। जी, आपका भी आभार, धन्यवाद।
इस बार हरियाणा का चुनाव थोड़ा सा रोचक है और ये कहना कि एकदम से सरकार जो है कांग्रेस बना लेगी, क्योंकि बीजेपी ने जो हरियाणा के लिए अपनी राजनीति की है, इस राजनीति का एक यहाँ पर फैक्टर रहा है कि इन्होंने जाट वर्सेस अदर्स रणनीति अपनाई है। जी। अब अगर जाट वर्सेस अदर्स का मामला यहाँ बनता है तो बीजेपी ये नहीं कह सकते कि बहुत कमज़ोर स्थिति में है। और बीजेपी ने अभी वहाँ पर अपने 9 साल के बाद में चीफ मिनिस्टर को भी बदला है, तो नवाब सिंह सैनी कितना बड़ा फैक्टर वहाँ पर बनते हैं। और फिर दूसरी विपक्ष को भी उन्होंने जो है तोड़ने की कोशिश की है। वहाँ अगर देखा जाए तो जाटों को भी तोड़ने के लिए जेजेपी है, इनेलो है। उसके बाद अगर आप देखें तो दलित वोट वहाँ 22% की संख्या में है, उनको 2-3 भागों में बांट दिया है। इस बार आज़ाद समाज पार्टी ने जो जेजेपी से गठबंधन किया है जी। और दूसरी पार्टी जो है इनेलो ने बसपा के साथ गठबंधन किया है, तो दलित वोट भी जो है वो बंटने की कोशिश होगी उसकी भी। तीसरा एक फैक्टर चलेगा आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे पिछले काफ़ी समय से काम कर रही है और वहाँ पर इनके पूरी टीम लगी हुई है सुशील गुप्ता जी के नेतृत्व वगैरह में। तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी भी मजबूती से वहाँ पर लड़ रही है। अगर ये सारा विपक्ष अगर मजबूती से लड़ा और इन्होंने जो है वोट अपना जो है आपस में ही बांट लिया तो बीजेपी के लिए रास्ता थोड़ा आसान भी हो सकता है। अच्छा राकेश जी, एक सवाल और आपसे कि जितने कांग्रेसी हैं, कांग्रेस नेता शीर्ष नेता कह रहे हैं कि इस बार हम वहाँ पे 70+ सीटें ला रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए वो तो दावा करना पड़ता है, हालांकि कांग्रेस में भी वहाँ बीजेपी, हाँ एक और मैं इस क्वेश्चन से पहले एक बात बता दूँ, बीजेपी अगर हारेगी तो वहाँ आपसी जो गुटबाजी है वो इनके लिए हारने का सबसे बड़ा रीज़न बनेगा। बीजेपी के अंदर बहुत बड़ी गुटबाजी है, हालांकि कांग्रेस के अंदर भी वहाँ 3 धड़े बहुत मजबूत स्थिति में, चौथा बीजेपी में चला गया है। सुरजेवाला जी का हो, शैलजा जी का हो, या आपके रणदीप हुड्डा जी, सॉरी सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा जी का हो। तो ये 3 ग्रुप हैं, लेकिन वो आपस में धड़े होने के बावजूद भी वो मिलकर लड़ रहे हैं इस बार। तो ये कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट है। और बीजेपी अगर हारती है तो सिर्फ आपसी मतभेद और आपसी झगड़े की वजह से हारेगी। अच्छा ये तो आपसे क्वेश्चन लेना चाहेंगे, आप और कांग्रेस का गठबंधन होते होते रह गया, कितना फायदा कितना नुकसान, किसके लिए कितना, आप क्या इस पर सोचते हैं? आपका हालांकि वहाँ पर पिछली बार जो कुरुक्षेत्र की लोकसभा में सीट दी गई थी, तो मैंने देखा था मीडिया में भी न्यूज़ थी, कांग्रेस स्टेट कांग्रेस जो वहाँ की है हरियाणा की, वो नहीं चाहती थी कि आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट दी जाए। और अगर ये गलती जो हम देख रहे थे मीडिया के अंदर, हालांकि वो दूरगामी उनका कुछ इम्पोर्टेंस महत्व हो सकता था, जो सेंटर को लेकर वो राहुल गांधी जी देख रहे हो, राहुल गांधी जी चाहते थे कि गठबंधन बने, लेकिन ये गलती वही 2014 की जो दिल्ली के लिए हुई थी, कांग्रेस ने गठबंधन देके केजरीवाल जी को सत्ता सौंप दी थी और फिर अगली बार वो पूर्ण बहुमत में आ गए थे, ये वही गलती वहाँ हो जाती है। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि अपने बेस पे 1-2 सीट के अलावा भी आम आदमी पार्टी वहाँ निकाल लेगी, लेकिन जैसे ये डिमांड कर रहे थे 10 से 15 सीट अगर वहाँ दे दी जाती तो वो 10-15 सीट में से 8-7 सीट जरूर निकाल जीवित हो जाती। हाँ, जीवित हो जाती और आगे के लिए उनका रास्ता साफ हो जाता। और वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कांग्रेस पार्टी के लिए होती है। कांग्रेसियों की इस बार मैं कहूँगा कि उनकी दूरदर्शिता है, अगर उन्होंने गठबंधन नहीं किया, चाहे सरकार बने या नहीं बने, लेकिन फिर भी वहाँ अपने को इन्होंने बचा लिया। चलिए रविंदर जी, आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस कितना फायदा है आम आदमी पार्टी से गठबंधन ना करके? मैं उस क्वेश्चन पे बाद में आता हूँ। मेरे साथी राकीब जी कह रहे थे, जी, जहाँ तक गठबंधन की बात है, जी, जेजेपी बीजेपी के साथ गठबंधन में रही, दुष्यंत चौटाला जी, उनके पास 10 सीटें आई हरियाणा में, उप मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन कभी भी बीजेपी जिसके साथ गठबंधन में आती है उस पार्टी को हमेशा खत्म करने का प्रयास करती है। जी। दुष्यंत चौटाला जी का 4 दिन पहले बयान आया है, आप देखेंगे उन्होंने इस बात को खुले मंच पे कहा आपकी अदालत की, कि स्थिति ये बन गई, जब उनसे पूछा गया महिला उत्पीड़न हो रहा था और आप एज दी मुख्यमंत्री होते हुए क्यों नहीं बोले, बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्यों आपने नहीं बोला, किसानों को मारा जा रहा है तो क्यों नहीं बोला। तो ये बीजेपी की रणनीति रहती है, वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसे दबाने का प्रयास करती है, और उन्होंने हर चीज को माना कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, किसी न किसी स्थिति में किसानों के साथ हुआ। और रही बात सर जो कह रहे हैं इनेलो इंडियन नेशनल लोक दल का जिसपे और बीएसपी के साथ गठबंधन, जेजेपी के साथ एएसपी का गठबंधन है, तो आजकल बीएसपी की वोटिंग पर एएसपी भी दाव फेर रहा है।
तो लगातार वोट के बंटवारे होंगे। रही बात, इन लोगों की स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है गठबंधन में एक बार रहने के नाते कि अब इनको कोई पसंद करने को तैयार नहीं है। ठीक, ना वहाँ जेजेपी का कोई वर्चस्व है, ना एएसपी का कोई वर्चस्व है, ना इनोलो पार्टी का कोई वर्चस्व है, ना बीएसपी का रह गया है। जो चीज़ें मैं ज़मीन की हकीकत पे देख रहा हूँ। रही बात जाट वर्सेज अन्न की, जहाँ तक बात है, भाई उन्हीं की बहन बेटियों के साथ तो अत्याचार बीजेपी पार्टी कर रही है। लगातार साल भर भैया ये स्थिति रही, हम लोग लगातार साल भर हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन किए हैं, तो उसका प्रभाव दिख रहा है और जनता इस बात को समझती भी है। और खासकर हरियाणा का किसान जरूर इस बात को समझ रहा है कि हमारे साथ कौन खड़ा था और किसके साथ क्या आगे होना चाहिए। अच्छा, इसलिए आप कह रहे हैं कि एएसपी और बीएसपी वहाँ कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। 22% जो है या सी वोट, 22% अनुसूचित जाति की वोट किधर जाएगी? एक्चुअली हरियाणा का जो अनुसूचित जनजाति की वोट है, जिसको आप या तो एएसपी से जोड़ रहे हैं या बीएसपी का, वो हमेशा किसान आंदोलन के रूप में अवतरित होता है। जहाँ किसान का एकजुट जाट का जाता है वहीं पे उनका वोट जाता है, क्योंकि वहाँ के जो बहुजन अम्बेडकरवादी लोग हैं वो भी बहुत बड़े किसान हैं। तो उनको किसान के मुद्दे पे जाना है और उनके फसल के ना एमएसपी देना, उसको बार बार वापस लेना। बीजेपी ने एक अत्याचार किया है। मैं तो हमेशा इस बात को लगातार कहा, यूपी में यही स्थिति थी, मैंने बोला था। आज देखिए हमारे यूपी में क्या स्थिति रह गई, ये एकदम खत्म हो गई। इनको ये इस स्थिति में लाके खड़े कर दिया कि गठबंधन करने की मजबूरी हो गई। ऐसे ये हर राज्यों में चुनाव हाल रहे हैं। आप देखेंगे 6 महीने बाद सरकार गिरने वाली है। अच्छा। और फिर यही इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी केंद्र में, और राज्यों में लगातार हमारी सरकार रहेगी। हरियाणा हम जीत रहे हैं, जम्मू कश्मीर जीत रहे हैं, महाराष्ट्र झारखंड, तो ये एक कांग्रेसी नेता आप ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं है? नहीं, कॉन्फिडेंस में हम लोग जमीनी नेता हैं। एक तरफ चाणक्य भी है। नहीं ब्रिजेश जी, मैं सच बता रहा हूँ, हम लोग जमीनी नेता। हमारा नेता देखिए जमीन पे मेहनत करता है। लगातार 20 साल से, जब हम सत्ता में थे तब से लगातार बीजेपी हम पे वार कर रहा है, लेकिन मेरा नेता बोलता नहीं। उसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 2 मिनट मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कन्हैया मित्तल जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। एक गायक का होता है, वो किसी भी पार्टी में रहे, भगवान सबके होते हैं, हमारे भी आदर्श हैं, हम भी राम में जाते हैं, मत्था टेकते हैं। 2 दिन उनका बयान आप देखिए, लगातार उनका मोह भंग हो गया बीजेपी से। टिकट नहीं मिला तो मोह भंग? टिकट, वो कहते हैं टिकट नहीं मिला, सच्चाई यही है। लोग गुण गा रहे हैं। ऐसे देखे तो ऐसे तो बीजेपी को, जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में कई लोग शामिल हुए हैं। बल्लभ को देख लीजिए, लवली को देख लीजिए, टिकट नहीं मिला तो एकदम आपकी बात भाई। हमारे यहाँ रोहन गुप्ता सर रहे हैं, बल्लभ जी रहे हैं, वो तो निजी स्वार्थ में गए हैं। निजी स्वार्थ का रीजन क्या होता है? आज कन्हैया जी क्यों कह रहे हैं हम किसी भी पार्टी में रहें, जो राम को लाए हैं हम उनके आदर्श हो जाएंगे? आपको एक कहानी बता रहा हूँ, मैं लगातार प्रचार में था। एक रॉकी मित्तल वहाँ के अच्छे हरियाणवी गायक हैं जी। रॉकी मित्तल जी 14 साल तक लगातार हमारे शीर्ष नेतृत्व को गाली दिए हैं गाने के थ्रू। आज रॉकी मित्तल माफी मांग रहे हैं रोज राहुल गांधी से। क्या मांग रहे हैं? माफी मांग रहे हैं कि भैया राहुल जी के साथ मैंने अन्याय किया। अच्छा। आज उनके लिए गाना गा रहे हैं। कौन सा गाना गाया? अब गाने आप देख लीजिएगा, इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, लिरिक्स बता मैं जरूर बताता। हाँ। और बहुत अच्छा गाना, राहुल मुझे माफ करना। हाँ। राहुल मुझे माफ करना, ये टाइटल उनका है। अच्छा। ठीक। और हरियाणा में सरकार की बात, यहाँ तक रणदीप जी सुरजवाला हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, कुमारी शैलजा जी के मंच पे दीपेंद्र हुड्डा जी के मत्थे टेक के उन्होंने कहा कि राहुल जी हमको बुला लें, मिल लें। 14 साल तक हमने कुछ नहीं, एक दिन उन्होंने बीजेपी का विरोध किया, बीजेपी ने फरीदाबाद जेल में उनको डाल दिया। ये बीजेपी का चरित्र है। अच्छा रविंद्र, सारे कांग्रेसी मान चुके हरियाणा हमारी सरकार बन रही है? नहीं, हरियाणा में नहीं बन रही, हरियाणा में बन रही है, जम्मू कश्मीर बन रही है। 2 महीने बाद आप देखेंगे हम दिल्ली के लिए संघर्षरत हैं। दिल्ली में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस करने जा रही है। मैं इस चीज को लगातार मैं आप फरवरी में यहाँ भी चुनाव देखेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र और झारखंड हम जीत ही रहे हैं, वहाँ कहने की जरूरत ही नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर जमीनी हकीकत देख रहे हैं। बेरोजगारी कितनी चरम पे चली गई है, आप उस चीज को देखिए ना। और अब आप बात उभार दिए 69,000 शिक्षकों की अभी ठीक यूपी में हुआ था। ये देखिए, ये चरित्र है। ये यूपी के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि 69,000 शिक्षकों को 3 महीने में हम एक स्तर से 6800 बच्चों को, कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। आप कह रहे हैं बेरोजगारी का, तो मैं तो पब्लिक रहता हूँ, पब्लिक में पब्लिक कहती है बेरोजगारी कहाँ है? अभी देखिए यहीं पे आप यहाँ पे जहाँ बैठे मुखर्जी नगर धीरपुर परियोजना, यहाँ पे यही निरंकारी ग्राउंड में बाबा बागेश्वर नाथ जाई कितनी भीड़ है। हाँ, बाबा बागेश्वर को सुनना चाहिए, वो बहुत तो बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी कहाँ है? नहीं, बेरोजगारी मानता कौन है? बेरोजगारी मानते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जनता के बीच में जाइए, रोज बेरोजगारी की, ऐसा नहीं है कि बाबा बागेश्वर को सुनने वाले, धीरेन्द्र शास्त्री जी को सुनने वाले रोजगार नहीं है, ऐसा नहीं है। जॉब करने वाले भी सुनते हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके प्रशंसक हैं। एक कांग्रेसी नाते क्या सोचते हैं जो ये चल रहा है इस समय
ये क्या है, चुनावी प्रोपोगंडा है? नहीं, चुनावी प्रोपोगंडा हम नहीं कह सकते। वो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जी। हम उनके आदर्शों पे बहुत सारे अनुयायी चलते हैं। अच्छा। उनका कभी कांग्रेस ने कभी तो विरोध ही नहीं किया, धर्म के आधार पे कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया। हम तो हर जात को सामंजस्य के रूप में ले चलने वाले हैं ब्रिजेश जी, हम उस पार्टी से नेतृत्व करते हैं। हमने जब इस देश में आज़ादी हुई तब से इस देश को खड़ा किया है एक एक नींव जोड़ के। आज लोग उसका मजा लूट रहे हैं, कुछ और अर्थ में बीजेपी ने प्रेजेंट कर दिया। 10 साल के बाद जब हम सत्ता से उनको उखाड़ के बहाने जा रहे हैं, आप विश्वास रखिएगा 40 साल तक बीजेपी दूर दूर तक कहीं नहीं चलिए आइए राकेश जी, आपसे क्या ये कांग्रेसियों को ओवर कॉन्फिडेंस है? हरियाणा में लगभग मान चुके हैं हमारी सरकार बन रही, जम्मू में मान चुके हैं हमारी सरकार बन रही है, महाराष्ट्र में भी मान चुके हैं हमारी सरकार बन रही है। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है कांग्रेसियों का? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद इसमें कोई बात दो राय नहीं है। निसंदेह कांग्रेसियों के अंदर एक जोश आया है और जनता भी जहाँ ये सोचती थी कि अब जो है बीजेपी का कोई मुकाबला करने वाला नहीं है, तो इस बार ज़रूर लगने लगा है कि अब कोई सामने कम्पिटिटर है। और पिछले लोकसभा सत्र में भी देखा गया कि विपक्ष वहाँ पर सत्ता पक्ष पर हावी था और कई सारी ऐसे मुद्दे थे जिन पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। तो इसमें कांग्रेसियों के अंदर जोश आना तो स्वाभाविक है और आना भी चाहिए। जोश आना स्वाभाविक, अत्यधिक जोश आना स्वाभाविक। हाँ, लेकिन ये जो अत्यधिक जोश आ रहा है जी, तो ये थोड़ा कहीं ऐसा ना हो कि इनके लिए खतरनाक बन जाए, क्योंकि इन्होंने जोश में जो है किसी से भी गठबंधन नहीं किया और सेपरेट ही मैदान में है। और इस बार वहाँ का चुनाव थोड़ा सा ज़्यादा रोचक होगा, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव हुआ है तो वो बाइपोलर रहा कि या तो बीजेपी, एनडीए या इंडिया। लेकिन ये एक तरह से स्कैटर्ड, बिखरा हुआ चुनाव है, इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं और हरियाणा में हमेशा छोटी पार्टियों को भी जो है सीटें मिलती हैं और निर्दलीय भी वहाँ जीत कर आते हैं। तो ये एक रोचक चुनाव है। और अच्छा राकेश जी, एक क्वेश्चन आपसे लेना चाहेंगे, जो है सर विनेश फोगाट मैदान में कितना किसको फ़ायदा दिला रही हैं? विनेश फोगाट, देखिए, अगर बात की जाए कि चुनाव मुद्दों पर होगा तो किसान आंदोलन और अभी भी जो है हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किसान लगभग 1 वर्ष से वहाँ बैठे हुए हैं और अभी विनेश फोगाट ज्वाइन करने से पहले वहाँ पर गई भी थी। दूसरा, महिलाओं का जो मुद्दा हुआ ये मुद्दा भी थोड़ा बड़ा हो गया था और उसके बाद ये मुद्दा शांत हो गया था। लेकिन ओलंपिक गेम्स के दौरान जिस तरह की ये घटना घटी और जो उन्होंने, विनेश फोगाट ने एक तरह से इमोशनली कार्ड खेला या उनके साथ कुछ अत्याचार हुआ, इसको तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो एक सिंपैथी बहुत मिली। और हरियाणा में जो कुछ मैं देख रहा था अभी टीवी में, हालांकि मैं उधर गया नहीं या मैंने अपने स्रोतों से जानकारी की, तो 36 की 36 बिरादरी हरियाणा की वो इस घटना को लेकर वाकई में जो है वो दुखी हैं और सिंपैथी उनके साथ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विनेश फोगाट एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है भारतीय कांग्रेस पार्टी के लिए और शायद हो सकता है कि अति उत्साह का कारण भी कांग्रेसियों के अंदर अब यही हो। अच्छा, एक तरफ फैक्टर को जो है मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना, कितना ये फैक्टर, मतलब खट्टर फैक्टर कितना काम करेगा? देखिए, मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना खट्टर का कोई फैक्टर नहीं है मेरे नज़रिए में। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी अपनी रही है कि वो कभी भी स्टेट फेस पर चुनाव नहीं लड़ती। वो या तो फेस रहेगा उनका सेंटर का, मोदी जी का फेस रहेगा, या फिर वो अपनी जो स्ट्रेटजी होती है उस पर काम करती है। अभी नवाब सिंह सैनी को कोई नहीं जानता था, अब वो आए और उनको जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया, बहुत सारे सीनियर लीडरशिप को उन्होंने नज़रअंदाज किया। तो हो सकता है कि बीजेपी को इसका यूपी को छोड़ हाँ, यूपी को छोड़ यूपी का फैक्टर अलग है वही, वहाँ योगी जी का फैक्टर अपने आप में है जी, ठीक है, वो बीजेपी से नहीं है, वो एक तरह से उनका खुद का है। तो बाकी स्टेट्स के अंदर ये लागू नहीं होता है, हरियाणा के अंदर तो बिल्कुल लागू नहीं होता। हरियाणा में तो इन्होंने, मैंने अभी पहले कहा, जाट वर्सेस अदर्स की इन्होंने एक तरह से स्ट्रेटजी बनाई थी और ये जो अभी 6 महीने पहले इन्होंने चीफ मिनिस्टर को बदला है, ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को उल्टा पड़ जाए, क्योंकि इन्होंने कमी यहाँ ये की है कि नीचे से एकदम से उठाया है और चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो बहुत सारे सीनियर कैबिनेट स्तर के लोग, उनको साइडलाइन किया गया, उनको हटाया गया और ये वजह भी हो सकती है कि पार्टी के अंदर बगावत है, इतने नेता छोड़ के जा रहे हैं। तो ये अगर जनता के अंदर मैसेज नेगेटिव गया तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस को इसका अप्रत्याशित
फ़ायदा मिलेगा। अच्छा चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या लगता है इस बार किसको फायदा होता दिख रहा है और कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट करते हैं? बीजेपी के खेमे में कितनी सीटें जा रही हैं? जिस प्रकार से आप एक स्वतंत्र जो है राजनीतिक विचारक हैं, लगातार जो है एक्टिव रहते हैं, आपको क्या लगता है कितनी सीटें कांग्रेस खाते में जा रही हैं, कितनी जेजेपी की और कितनी इनेलो और कितनी आप और कितनी बीजेपी, क्या सोचते हैं आप? अगर चुनाव मुद्दों के आधार पर हुआ, मैं कोई भविष्यवाणी तो यहाँ करूँगा नहीं, क्योंकि एक आपका अनुमान भी नहीं दे पाऊंगा जी। लेकिन अगर पिछले चुनाव के आधार पर, जैसे इन्होंने जाट वर्सेस अदर्स के आधार पर चुनाव लड़ा था, अगर जनता में वो मैसेज देने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही, उस मुद्दे को उठा दिया, तब तो भारतीय जनता पार्टी की निस्संदेह सरकार बन जाएगी, क्योंकि विपक्ष का वोट को ये बिखेरने में आसानी से कामयाब हो जाएगी। अदर भारतीय जनता पार्टी की अन्यथा अगर किसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का अंदर की बगावत और उस मुद्दे, उस फैक्टर को जो ये जाट वर्सेस अदर्स करने में नाकामयाब हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लूज़र के रूप में आपको सामने मिलेगी। हो सकता है कि 8-10 सीटों पर ये सिमट कर रह जाए। चलिए आइए हम जी रविंदर जी, ये लास्ट क्वेश्चन आपसे भी लेता हूँ, क्या लग रही है आपको, क्या लग रहा है इस बार कौन बढ़त बना रहा है, किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, क्या कहते हैं आप इस पर? नहीं, हरियाणा में बढ़त का सवाल ही नहीं है ब्रजेश जी। आप जमीनी हकीकत पे जाएंगे तो देखेंगे इस चीज़ का। जैसे भी आपके साथी ने कहा कि मेरे जो है, साथी हाँ, राकीब जी जिस जाट बात को वर्सेस, कह रहे हैं, हाँ, जाट वर्सेस जानने की वहाँ बात ही जी। नहीं है अब। और चुनाव का माहौल एकदम वहाँ मतलब बदल गया है। आप लोग मान जमीनी- लिए हैं। जी, मानने की बात नहीं है, वर्क हम चल रहा है कि जमीनी- नहीं? वर्क कर रहे हैं। और उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जी, लाइव जी। एग्जाम्पल है, अभी आप सामने देखेंगे भी उस चीज़ को। जी नवाब सिंह सैनी जब बनाए गए मुख्यमंत्री तो कुरुक्षेत्र से विधायक थे। जी एक डर इतना पैदा हो गया हरियाणा की विधानसभाओं में 90 सीटों में कि उनको अपना सीट छोड़ के लाडवा विधानसभा में जाना पड़ा। आप इस बात को समझिए, आपका मुखिया एक विधानसभा क्षेत्र 90 विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इतना दम नहीं है अपना विधानसभा छोड़ के दूसरे विधानसभा में जा रहे हैं। मतलब डर का माहौल पर्याप्त था। पूर्व कैबिनेट मंत्री ऐसे 4-4, 5-5 बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के टच में रहने वाले, हरियाणा के शीर्ष कैबिनेट के नेतृत्व में रहने वाले लोग आज गठबंधन साथी के साथ चले जा रहे हैं, त्याग पत्र दे रहे हैं। बीजेपी में त्याग पत्र देने की लाइन लगी हुई है। ये स्थिति है। इससे माहौल का आप पता लगा सकते हैं। ज़मीनी हकीकत में जाएंगे तो 80% से 90% लोग सिर्फ एक नारा दे रहे हैं, बस भूपेंद्र भाई जिंदाबाद, दीपेंद्र भाई जिंदाबाद। अच्छा, यही नारा चल रहा है। राहुल गांधी मुख्यमंत्री कौन होगा, दीपेंद्र के भूपेंद्र? ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, और हमारा शीर्ष नेतृत्व में राहुल गांधी जी या तो प्रियंका जी तय करेंगी। लेकिन ये श्योर है कि हम वैसे मुख्यमंत्री को वहाँ प्रेजेंट करेंगे जो हरियाणा को चमकाने में प्रयास करेगा लगातार, और हम चमकाने में भी सफल रहेंगे। और महिला उत्पीड़न के बेस पे और बेरोजगारी के बेस पे, किसान आंदोलन के बेस पे हम चुनाव में। चलिए तो देखिए, आज हम बात करें हरियाणा चुनाव पे। हरियाणा चुनाव जो है बस महज कुछ दिन बचे हुए हैं। अब आपको हम ताज़ा खबरों के लिए और लगातार हरियाणा अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि अब हरियाणा चुनाव महज कुछ दिन बचे। 5 अक्टूबर को वहाँ पे जो है चुनाव होना है और 8 अक्टूबर को वहाँ मतगणना होनी है। तो अब हरियाणा के लिए आप जो है रोचक खबरें और लगातार अपडेट पाते रहेंगे। उसका हम लोग जो जल्द ही, जैसे चुनाव के कुछ दिन पहले ही हम आपको एग्जिट पोल भी देंगे, जिस प्रकार से हमने दिया था यूपी का एग्जिट पोल और बहुत सटीक एग्जिट पोल। तो सटीक एग्जिट पोल के लिए और लगातार हरियाणा चुनाव पर अपडेट, ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे टीवी न्यूज़ 24 पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।